मैं ब्रजभूषण अवस्थी आज पुनः कॉमर्स विद वीवी अवस्थी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में मैंने कंपनी अकाउंट्स की इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश की चर्चा की थी। आज मैं इसको आगे बढ़ाता हुआ ले चलता हूं, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स की मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बता रखी हैं, पीछे लेक्चर्स वीडियोस में आप देख सकते हैं। साथ साथ में एरियर्स ऑफ शेयर्स वो भी कॉल्स इन एरियर्स आदि के संदर्भ में मैं पीछे के लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। आज मैं शेयर फॉर फ्यूचर की तरफ आपको ले चलना चाहता हूँ। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, अंशों का अंश या अंशों का हरण, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अंश हरण है क्या। एक्चुअली जब कंपनी को पैसे की स्टार्ट होती है, पंजीकरण हुआ, तो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के बाद में उसे व्यवसाय चलाने के लिए कैपिटल की आवश्यकता हुई, तो प्रॉस्पेक्टस इशू किया गया और शेयर्स पब्लिक में इशू कर दिए गए। पब्लिक से सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ और कंपनी को एक याचित धनराशि प्राप्त हुई एप्लीकेशन के माध्यम से। धीरे धीरे क्या करती कंपनी, चूंकि किस्तों में मांगती है, एक साथ पैसा नहीं मांगती, तो उसे अगली जब किस्त मांगी या मान लिया अलॉटमेंट का पैसा मांगा या फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, तो उसमें से कुछ एक शेयर होल्डर्स ऐसे निकले जिन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, मान लिया अलॉटमेंट दे दिया। अब कोई कारण हो सकता है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब हो या इट्सेट्रा, कोई भी समस्या हो सकती है, नहीं देना चाहते वगैरह वगैरह, तो वो पेमेंट नहीं किया, तो वो कॉल्स इन एरियर हो गया। राइट, कॉल्स इन एरियर जब हो गया तो ऐसे यदि सारे लोग पैसे नहीं देंगे तो कंपनी से जो एप्लीकेंट ने अनुबंध किया है कि हम इस पैसे को आप अपने द्वारा आपको भुगतान करेंगे, तभी तो कंपनी की एक कंप्लीट कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार होगा और कंपनी अपना व्यवसाय आरंभ कर पाएगी। तो यदि वे लोग मना कर देंगे तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी को रिक्वायर्ड कैपिटल प्राप्त नहीं होती। राइट, ऐसी दशा में कंपनी उनके ऊपर दंड लगाती है। पहले तो नोटिस देगी कि आप अपना पेमेंट कर दीजिए एरियर का इंटरेस्ट के साथ। राइट, तो कॉल्स इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट या तो अंतर नियम में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेट ऑफ परसेंट मेंशन हो, और नहीं तो टेबल एफ, शेड्यूल 1 की टेबल एफ में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ऑन एरियर है। उसको कंपनी उन लोगों से अदत्त धनराशि के साथ इंटरेस्ट वसूल करके उनकी पेड वैल्यू मान सकती है, यदि वे लोग उसको पेमेंट कर देते हैं। राइट, इन केस नोटिस देने के बाद भी वे लोग पेमेंट नहीं करते, तब कंपनी के पास क्या विकल्प है? तब उन्हें 14 दिन का नोटिस दिया जाता है और ये कहा जाता है कि एक निश्चित तिथि 14 दिन के अंदर या उसके मध्य 14 दिन के मध्य में आप द्वारा पेमेंट किया जाता है तो कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद यानी कि ये अवधि समाप्त होते ही कंपनी आपके अंशों को जब्त कर देगी। मतलब जब्त करने का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए कि उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और अलॉटमेंट दे दिया। मान लिया कि वो फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या थर्ड कॉल का पेमेंट देने में असमर्थ हो जाते हैं और कंपनी ये प्रस्ताव पास करती है कि इनके अंशों को हरित कर लिया जाए, क्योंकि ये अदत्त धनराशि का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हरण करने का मतलब ये है कि उन अंशों पर उन एप्लीकेंट्स का अधिकार कंपनी खत्म कर देती है। ठीक है,
कंपनी के द्वारा उन अंशधारियों का उन संबंधित अंशों पर अधिकार हरित कर देती, फॉरफिट कर देती, खत्म कर देती है। और उनके द्वारा जो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा उनके द्वारा जो दिया जा चुका है उसको कंपनी जब्त कर लेती है, राइट, जिसको हम कहते हैं फॉरफिट करना। उनके द्वारा दिया हुआ धन जब्त कर लेना और अंश पर, उन अंशों के ऊपर उनके अधिकार को खत्म कर देना। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि अंश हरित हो गए, उनके द्वारा दिया हुआ धन हरण कर लिया गया, उनके अंशों पर उनके अधिकार को फॉरफिट कर दिया गया। अब कंपनी उन अंशों पर स्वतंत्र हो जाती है कि ये किसी दूसरे को इशू करके और पैसा मैनेज कर ले। ये कहलाता है री इशू ऑफ शेयर्स। इसका मैं अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करूंगा। ओके, आज मैं बात करता हूं फॉरफिट करने के, राइट। तो फॉरफिट जब अब इशू दो प्रकार से कंपनी कर सकती है, इशू एट पार, इशू एट ए प्रीमियम। ओके, देखें शेयर्स इशूड एट पार मीन्स सम मूल्य पर निर्गमन। ठीक है, सम मूल्य का मतलब होता है कि यदि 10 रुपये फेस वैल्यू है तो कंपनी 10 रुपये पर शेयर्स इशू कर रही है। ओके, दूसरी पोजीशन क्या होती है, इशू एट प्रीमियम। ठीक है, ये दो प्रकार से कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट पर अब नहीं कर सकती, सेक्शन 53 के द्वारा प्रतिबंध लग गया है कंपनीज एक्ट में। तो अब मानते हैं कि हम एट पार इशू करती है, राइट। तो सपोज कीजिए कि उसने 10 रुपये मांगे थे, 10 रुपये का शेयर था और एप्लीकेशन पर उसने मांगा 3 रुपये, अलॉटमेंट पर मांगा 4 रुपये और फर्स्ट कॉल पर मांगा 3 रुपये, राइट। कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने, हम कहते हैं कि एप्लीकेशन तो दे लिया लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं कर पाया, ऐसी स्थिति में उसके धारित अंशों को कंपनी जब्त कर लेती है, उसके द्वारा दिया हुआ धन भी जब्त कर लेती है। ओके, तो उसके उस समय एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर कंपनी शेयर्स अपने लेखा पुस्तक में एंट्री क्या करेगी। ओके, तो मैं पहले तो जनरल एंट्री बताता हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, अब देखिए क्या होता है। ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया गया, ये किस अमाउंट से डेबिट किया गया, तो ये याचित धन से, कॉल्ड अप वैल्यू, याचित धन से। ओके, कॉल्ड अप से। कॉल्ड अप वैल्यू, जैसे कॉल्ड अप का मतलब, जैसे यहाँ 10 रुपये का शेयर था और जब 10 रुपये मांग लिए गए, 3 रुपये एप्लीकेशन पर लिया, 4 अलॉटमेंट पर और थर्ड फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज़, ये मांग लिए गए। ये बात अलग की है कि कोई कैंडिडेट ऐसे इन 2 किस्तों का पेमेंट नहीं किया, लेकिन हमने मांगा तो ठीक है। तो यदि मांगा जा चुका है 10 का 10 रुपये, तो ये कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपये हो गई। समझ लीजिएगा,
मान लिया कि हम यहाँ पर ही फॉरफिट कर रहे हैं, हमने अलॉट एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट जैसे ही उसने नहीं दिया, उनको नोटिस दिया और उनके अंशों को जब्त कर दिया। तो यहाँ पर जब हम इस स्थिति में यहाँ पर जब्त करेंगे, हरण करेंगे, तो कॉल्ड अप वैल्यू 7 रुपये आएगी। राइट, क्लियर। तो शेयर कैपिटल को हम कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट कर देते हैं, जितना पैसा मांगा जा चुका है। दिया है या नहीं ये नहीं, मांगा जा चुका है। ओके। अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल्स का मतलब यहाँ पर अनपेड अलग अलग आएंगी। यदि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है। अनपेड कॉल, अनपेड अमाउंट या अनपेड अमाउंट आर कॉल्स, कॉल अमाउंट। ठीक है। अनपेड कॉल या कॉल्स अमाउंट, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं तो 2 अलॉटमेंट 4 रुपये, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपये। ओके। ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है ये पेड अप अमाउंट से होता है, पेड अप वैल्यू से। मीन्स यदि उसने 4 रुपये में से 10 रुपये में से 3 रुपये दिए हैं तो हम यहां 3 रुपये से एंट्री करेंगे। क्लियर सी बात है। तो ये जनरल एंट्री बन जाती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 अनपेड कॉल्स और 2 शेयर फॉरफीचर। ओके। ये तब जब शेयर इश्यू एट पार होते हैं। राइट। अब हम यहां आते हैं शेयर प्रीमियम पर जब इशू किया जाता है। इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। एक प्रीमियम रिसीव्ड हो गया, रिसीव हो गया। दूसरा प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ठीक है। जैसे हमने प्रीमियम, अब यही शेयर्स को यदि हम मान लें कि 10 + 2 पर इशू किया गया यानी कि 12 रुपये में। ठीक है। तो ये 2 रुपये अलॉटमेंट के साथ हो सकते हैं या फर्स्ट कॉल के साथ हो सकते हैं या प्री एप्लीकेशन किसी कॉल किस्त के साथ लगाया जा सकता है। यदि हम मान लें कि अलॉटमेंट के साथ लगा था तो ये 4 रुपये था, तो 4 + 2 मीन्स 6 रुपये का अलॉटमेंट हो गया। ठीक है। और कैंडिडेट ने सिर्फ एप्लीकेशन का पेमेंट किया है। ओके। एप्लीकेशन का पेमेंट किया है तो ऐसी स्थिति में उसने अभी चूंकि अलॉटमेंट की किस्त का पेमेंट नहीं किया गया है अतः उसने अभी प्रीमियम चुकाई नहीं है। राइट। प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। क्लियर सी बात है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि उसने अलॉटमेंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया। ओके। और फर्स्ट कॉल का पेमेंट करने से इनकार कर गया। ऐसी स्थिति क्या हुई, तो यहां पर चूंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था इसलिए प्रीमियम रिसीव हो गया है। ये 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है समझना यहां पर कि यदि प्रीमियम रिसीव हो गया है, मैंने यहां कहा कि हम कौन सी वैल्यू को फॉरफिट करते हैं, जो उसके द्वारा पे की जा चुकी है, भुगतान किया जा चुका है। मान लिया कि उसने यहां पर 4 रुपये, 6 रुपये और 3 रुपये। ओके। 6 और 3 9 दे चुका है, 3 रुपये उसके बकाया है, तो 9 रुपये में 2 रुपये तो प्रीमियम का है। ठीक है। तो यहां जैसे मैंने कहा कि पेड अप अमाउंट जब्त कर ली जाती है तो हम उसके द्वारा दी हुई धनराशि 9 रुपये जब्त कर एज प्रदेश जब्त कर सकते हैं। लेकिन यदि उस 9 रुपये में जितनी वैल्यू प्रीमियम की है और हमें मिल चुकी है
तो रिसीव्ड प्रीमियम कभी भी फॉरफिट नहीं की जाती है। ओके, ऐसी पोजीशन में हम यहां पर ये मानेंगे कि फिर शेयर हमारा, क्योंकि 2 रुपए मिल गए हैं तो हमको यहां 4 और 3 ही देखने होंगे, राइट। ऐसी पोजीशन में एंट्री एज इट इज सेम रहेगी। ठीक है, प्रीमियम को भूल जाएंगे यदि प्रीमियम रिसीव हो गया है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, याचित राशि से धन से, और ये अयाचित अनपेड अदत्त धन से, ये भुगतान हो चुकी राशि से। प्रीमियम छोड़कर ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू अनपेड कॉल्स, टू शेयर फॉरफीचर। देखिए यहां पर एंट्री सेम बन जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर प्रीमियम नहीं था, बट यहां प्रीमियम था और रिसीव हो गया था। तो जब रिसीव हो जाता है तो हम उस प्रीमियम वैल्यू को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उसे हम फॉरफीचर में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि रिसीव्ड प्रीमियम कैन नॉट बी फॉरफिटेड एज पर कंपनीज लॉ, राइट। तो एक सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। एक पोजीशन ये है कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, मीन्स सिर्फ ये उसने पेमेंट क्या किया, एप्लीकेशन का, ना तो अलॉटमेंट दिया और ना तो फर्स्ट कॉल दिया। तो इसका स्पष्ट अर्थ है जब अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं हुआ तो प्रीमियम भी पेड नहीं हो पाया। ठीक है, तो जितने अंश हम फॉरफिट कर रहे हैं उन पर जो प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है उसको हम शेयर फॉरफिट करने एंट्री बनाते समय जहां पर शेयर कैपिटल को डेबिट किया वहीं पर साथ ही में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा, राइट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर। ओके, यहां पर वही याचित राशि, मांगी गई धनराशि, यहां पर प्रीमियम राशि, यहां पर अदत्त और यहां पेड वैल्यू। ठीक है, ये एंट्री बन जाती है। क्लियर सी बात है। तो ये तब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। ओके, यदि प्रीमियम रिसीव होगा तो हम उसको फॉरफिट नहीं कर पाएंगे, ये लॉ कहता है। क्लियर। तो
जब प्रीमियम पर शेयर इशू किया जाएगा तो हमको क्वेश्चन में ये देखना होगा कि क्या उसके ऊपर प्रीमियम प्राप्त हो पाया है या नहीं हो पाया है। यदि हो गया है तो हमें उसे फॉरफिट नहीं करना और हमें उसे एट पार की जैसे एंट्री बनाते हैं, जैसे सोचते हैं उसी एट पार की स्थिति को सोचते हुए जनरल एंट्री मेंटेन करेंगे। ठीक है। और यदि रिसीव नहीं हुआ है तो शेयर कैपिटल के साथ साथ हम शेयर प्रीमियम की वैल्यू सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे और आगे की पोजीशन सेम रहती है। ठीक है। ध्यान रहे कि रिसीव्ड प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता। एज पर कंपनीज एक्ट उसे फॉरफिट नहीं किया जा सकता। तो यहां पर बहुत ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन पढ़ते समय ये देख लें कि शेयर फॉरफिट हो रहा है जो क्या उसके ऊपर प्रीमियम मिली है या नहीं मिली है, शेयर एट पार इशू है या प्रीमियम पर इशू है। ओके। मैं विश्वास करता हूं कि पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसी से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इन्हीं चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए मैं अगला लेक्चर, अगले वीडियो में आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ इन तीनों समस्याओं को एक में मर्ज करते हुए स्पष्ट करूंगा और कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। बस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें। मैं आप तक अगले दिन पहुंचता हूं।